हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज है 14 सितंबर। 14 सितंबर को क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से वो हम देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इजराइल के जो टैंक्स हैं, हमें पता है इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में क्या चल रही है, वॉर। ठीक है। तो उसके बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रही है, तो इजराइल के जो टैंक्स हैं वो लेबनान में कुछ यूएन की पीस कीपिंग आर्मी है। यूएन की क्या है, पीस कीपिंग आर्मी। सबसे पहले लेबनान को देख लेते हैं कहाँ है। तो लेबनान ये देखो, इजराइल के ऊपर है। तो इजराइल के ऊपर है तो यूएन की जो पीस कीपिंग आर्मी है वो लेबनान में है। तो इजराइल ने क्या किया, लेबनान में जो यूएन की पीस कीपिंग आर्मी थी उस पे भी जो इजराइल है लास्ट 4 डेज से क्या कर रहा है, अटैक करता जा रहा है इजराइल की डिफेंस फोर्स। और इजराइल के जो पीएम है उन्होंने भी इनको बोला है कि विड्रॉ कर ले, यूनाइटेड जो नेशन की इंटरिम फोर्स है लेबनान में उसको, यूनाइटेड नेशन। और पहले इन्होंने यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटीनो गुटेरस, तो उनको भी बैन कर रखा था अपनी कंट्री में आने के लिए। तो ये इस कंफ्लिक्ट में अब तक कितनी ही डेवलपमेंट हुई है। दीज आर द एलिफेंट सफारी शेड्यूल दोबारा से रीओपन हो गया है टूरिस्ट के लिए। एलिफेंट पे घूम के आप सवारी कर सकते हो, ये छोटा हाथी। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। उसके बाद आगे चलते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को ये मेजर करता है, एयर क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कब बना था ये, 1974 में, वाटर एक्ट के अकॉर्डिंग बना था। वाटर एक्ट 1974। पावर कहाँ से लेता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पावर पावर लेता है ये एयर एक्ट 1981 से। ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है। तो आर्टिफिशियल रेन वगैरह की बात चल रही है दिल्ली में, क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो उसमें पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। NGO should be roped in to deal with Bangladesh's infiltration into Santhal Pargana, say NCST report। ठीक है। तो NCST ने क्या बोला है, बांग्लादेश से जो इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में और बाकी सब स्टेट में। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं बांग्लादेश को टच कितने करते हैं, इंडियन कितने स्टेट। कितने जो इंडिया के स्टेट हैं वो बांग्लादेश को टच करते हैं। तो आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल टच कर रहा है बांग्लादेश को, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये ऐसे स्टेट हैं इंडिया के जो बांग्लादेश को टच कर रहे हैं। यू कैन सी झारखंड नहीं टच कर रहा, लेकिन बांग्लादेश, जो ये वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल नेपाल को भी टच कर रहा है और भूटान को, ये बात याद रखना। ठीक है। और सिक्किम एकमात्र ऐसा स्टेट है जो सिर्फ वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है, सिर्फ वेस्ट बंगाल को। और मेघालय एकमात्र ऐसा स्टेट है जो असम को टच कर रहा है। अरे क्या क्लियर पिक्चर नहीं है क्या, हाँ ये रही, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश है जो वेस्ट बंगाल को, मेघालय को, त्रिपुरा को, मिजोरम को, असम को टच कर रहा है। ठीक है, असम को भी कर रहा है। तो मेघालय सिर्फ
बांग्लादेश और असम को टच कर रहा है, इंडिया का असम स्टेट, और नेपाल और भूटान दोनों वेस्ट बंगाल को टच कर रहे हैं। तो यहाँ से इनफिल्ट्रेशन हो रही है, बांग्लादेश से भाग भाग के इंडिया में आ रहे हैं हिंदू, क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी पे वहाँ क्या हो रहे हैं, टैक्स हो रहे हैं। हिंदू बांग्लादेश में क्या है, माइनॉरिटीज में है। ठीक है, तो ये देखो फिर से मैप हमने देख लिया। अब क्या बात हुई है कि इनके साथ एनजीओ को डील करना चाहिए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो इनफिल्ट्रेशन हो रही है। संथाल परगना, संथाल परगना कहाँ है, संथाल परगना, संथाल रिवोल्ट नहीं हुआ था, कब हुआ था बताओ मॉडर्न हिस्ट्री, 1855 में। किसने किया था, सिद्धू एंड कान्हू, दो ब्रदर थे, संथाल के थे, कि संथाल में बाकी लोग ना आ जाएं, झारखंड में है जो, तो बिहार से निकला झारखंड, तो संथाल में अगर बाकी लोग आ जाएंगे तो फिर उनकी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। तो ये एनसीएसटी की एक रिपोर्ट आई है, एनसीएसटी, एनसीएसटी देख लेते हैं क्या है, एनसीएसटी, ठीक है, एनसीएसटी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एनसीएसटी, तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उसके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने का काम करती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, आर्टिकल 366 पार्ट 366-25, ये दोनों क्या है, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में ये बताते हैं। आर्टिकल 342 में भी क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में कहाँ कहाँ मेंशन है, 366, शेड्यूल्ड ट्राइब मीन सच ट्राइब, डेफिनेशन दे रखी है शेड्यूल्ड ट्राइब की, जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब माना गया है 342 आर्टिकल, और 342 में पार्ट मतलब कि पावर किसको दी गई है शेड्यूल्ड ट्राइब की, प्रेसिडेंट को। ठीक है, कि किसको शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाएगा किसको नहीं। 8.6% शेड्यूल्ड ट्राइब इंडिया में है एज पर द 2011 सेंसस। 700 से भी ज्यादा जो ट्राइब्स हैं अलग अलग टाइप के, वो इंडिया में है आर्टिकल 342 के अकॉर्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एक अलग से मिशन है, अलग से आर्टिकल है 338 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो नेशनल कमीशन एस्टेब्लिश करता है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। ठीक है, तो स्पेशल ऑफिसर आर्टिकल 338 में क्या दे रखा है कि स्पेशल ऑफिसर होंगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो फिर उनके लिए कमिश्नर बने। तो एक 65th अमेंडमेंट हुआ 1990, उसने आर्टिकल 338 को क्या किया, अमेंड किया। तो उन्होंने क्या किया फिर, उन्होंने मल्टी मेंबर कमीशन बना दिए एससी एंड एसटी को, पहले सिंगल मेंबर थे। ठीक है, तो फिर एक 89th अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2003 में, इसने फिर से आर्टिकल 338 को क्या किया, अमेंड कर दिया, और एक नया आर्टिकल 338A कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आर्टिकल 338 में तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, और 338 में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एस्टेब्लिश हुआ 2000, शेड्यूल्ड ट्राइब एस्टेब्लिश कब हुआ 2004 में। 1999 में एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर भी क्रिएट की गई, जो कि ट्राइब्स के इंटरेस्ट का ख्याल रखेगी। एनसीएसटी हो, एनसीएससी हो, एनसीबीसी हो, इन सब में 5 मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अदर 3 मेंबर। और इन सब के अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्विस एंड टेन्योर भी डिटरमाइन कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनके अलग अलग रूल हैं, वैसे इनकी टर्म 3 साल की होती है, और 2 टर्म से ज्यादा के लिए एलिजिबल नहीं है अपॉइंटमेंट करने के लिए, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर। फंक्शन वही है,
एनसीएसटी तो शेड्यूल ट्राइब से करेगा, एनसीएससी शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड अगर कोई भी इशू आ जाता है तो। कुछ अदर फंक्शन भी एनसीएसटी के, मिनी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए क्या क्या मेजर्स टेकन होने चाहिए, मिनरल्स के लिए, लाइवलीहुड के लिए, तो ये सारे फंक्शन। पावर सिविल कोर्ट की भी इसको पावर दी हुई है। एनुअल रिपोर्ट किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के आगे रखते हैं। तो ये सारी चीजें। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 244 1 में है, 244 2 में है, 275 में है, 330 में, 332 में। 244 में क्या है, फिफ्थ शेड्यूल का प्रोविजन है, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब किसी में भी अप्लाई किया जा सकता है अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कहा सिक्स शेड्यूल। 244 पार्ट 2 में क्या है, सिक्स शेड्यूल। 244 पार्ट 1 में क्या है, फिफ्थ शेड्यूल। 244 पार्ट 2 में क्या है, सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल में ये चार स्टेट आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 275 में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि ग्रांट मिलेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब के लिए। रिजर्वेशन ऑफ सीट लोकसभा में आर्टिकल 330 में, और 332 में क्या है, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट कहाँ, स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेचुटरी प्रोविजन भी है इनके लिए, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट है इनके साथ, अनटचेबिलिटी जैसा भी है ना। एस सी एस टी एक्ट 1989 इनके साथ, मतलब एट्रोसिटी ना हो। पैसा एक्ट है 1996, और फॉरेस्ट डेवलपर एक्ट है 2006, इसको फॉरेस्ट राइट एक्ट भी बोलते हैं। तो ये था सारा शेड्यूल कास्ट के बारे में, एनसीएसटी। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा समझ में आया होगा। तो एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, 2012 में बना था। एनसीपीसीआर, तो इसमें मिनिमम 2 वोमेन आई थिंक कंपलसरी होती है इसमें कंपोजिशन। चेयरपर्सन 3 साल या 65 साल, जब तक उसकी उम्र ना हो, और 6 मेंबर होते हैं इसमें। तो मेंबर्स की भी टेन्योर 3 साल या 60 साल तक, 2 से ज्यादा टर्म ये भी इन्हें यूज कर सकते हैं। अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है मेंबर को, 3 मेंबर कमेटी होती है। चेयरमैन कौन होता है उस कमेटी का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। रिमूवल भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। तो ये है। मॉनिटर किस किस एक्ट को करते हैं, पोस्को एक्ट 2012, जूनलाल जस्टिस एक्ट 2015, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009। ठीक है। इंडिया ने एसिड की है कौन सी ट्रीटी, कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ द चाइल्ड 1992। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये बनाया है। तो ये बना कब था एनसीपीसीआर, एक कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट आया था, सॉरी वो तो जो 2012 में कह रहा था वो तो पोस्को एक्ट था, और ये बना 2005 में। ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं अब। इंडिया चाइना, चाइना इंडिया न्यू दिल्ली क्वाड डायलेमा। अब इस आर्टिकल में क्या बोला है, जो प्राइम मिनिस्टर जी ने विजिट की थी यूएस की, ठीक है, क्वाड, क्वाड में 4 कंट्री हैं, कौन कौन सी हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस। ये काफी सिग्निफिकेंट मीटिंग रही है सिक्योरिटी अलायंस के हिसाब से। विलिंगटन डिक्लेरेशन कोई मेंशन नहीं करती any country list of all China by name but left nothing to imagine that it was aimed at containment of China across the entire Pacific। जो ये अभी डिक्लेरेशन हुई थी, ये कोई ऑफिशियली मेंशन नहीं करते कि हम चाइना का जो डोमिनेंस है उसको काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक में ये कर रहे हैं, लेकिन कोई, मतलब लेकिन ये आपस में इनकी म्यूचुअल, आपस में म्यूचुअल डिफेंस डिक्लेरेशन है फॉर मैरीटाइम डेमोक्रेसीज, फॉर मैरीटाइम डेमोक्रेसी है। सिंगल ऑब्जेक्टिव क्या है, चेकमेट करना चाइना। अब जो ये डिक्लेरेशन हुई, इसका मेन क्या था,
मतलब मेन एम क्या था, मैसेज क्या था, ओवर राइड करना। मतलब जो इंडिया की जो सिक्योरिटी है उन सबको ध्यान में रखना है। इंडिया चाइना के जो रिलेशन है आज भी वो अच्छे नहीं है, वो काफी डाउन हो रहे हैं। गालवान कन्फ्लिक्ट हमें पता है जो चल रहा था, ठीक है। तो आज भी वहां पे रिसेंटली भी इंडिया ने कहा है कि हम अपने बॉर्डर पे और ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। दिप्सांग प्लेन, डेमचोक, ये सारे वो एरिया हैं जहां पे आज भी कोई भी शांति नहीं है, ठीक है। फ्रिक्शन पॉइंट कौन से होते हैं जहां पे कंफ्लिक्ट इशू होता है, तो वो लद्दाख में आज भी बड़े हैं, ना कि घटे हैं। मिलिट्री फाइटिंग कैपेबिलिटी के प्रोसेस में है, चाइना इंडिया बॉर्डर पे मिलिट्री है, और हमने काफी हैवी आर्टिलरी और फायर आर्म्स वहां पे डिप्लॉय कर रखे हैं, मिसाइल, रॉकेट, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ है और लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ है। तो चाइना ने भी अपना जो डिफेंस बजट है वो काफी बढ़ा दिया है। और मतलब क्योंकि इंडिया इतने सारे इनिशिएटिव ले रहा है, चाइना की जो एरोगेंस है, मिसप्लेस्ड या अदरवाइज, इज लीजेंडरी। चाइना जो है वो किस पे डिपेंड होता है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज टू अचीव बेस्ट रिजल्ट फॉर इटसेल्फ। एकदम से सरप्राइज देता है, इसको किसी भी हालत में अपनी साइड रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो China is unlikely to take such a situation lightly. Dealing with China is never a zero sum game. चाइना के साथ डील करना कभी जीरो सम गेम नहीं हो सकता। इंडिया के जो लीडर्स हैं उनको काफी वॉरी और वॉचफुल रहना पड़ेगा कि चाइना रिएक्ट कैसे करता है, ठीक है। तो चाइना जो है वो लैंड के साथ साथ वाटर पे भी अपना डोमिनेंस बनाना चाहता है। एक साइड तो हमें चाइना के साथ अच्छे से डील करना पड़ेगा, दूसरी साइड हमें क्वाड के साथ भी डील करना पड़ रहा है। लेकिन हमें दोनों को बैलेंस बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हमें चाइना के साथ हॉस्टिलिटी डिक्लेयर कर देनी है एकदम से। वॉक द टॉक, ठीक है। तो हमें बात करनी पड़ेगी। 2017 में जो हुआ था डोकलाम इशू, तो उस टाइम पे जो चाइना के प्रेसिडेंट थे सी जिनपिंग, उन्होंने कहा था चाइना जो अभी का चाइना है अब वो पहले वाले चाइना से अलग है। और मतलब ये बार बार चाइना जो है वार्निंग देता रहता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो चाइना के जो लीडर हैं वो काफी एग्रेसिव होते हैं, नेशनलिज्म काफी ज्यादा है इनमें। तो चाइना से हम रैशनैलिटी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सोच समझ के चाइना करेगा। तो तो इंडिया को हिसाब लगा लेना चाहिए कि चाइना किस तरह से क्या करेगा, इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में। तो जो इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट भी बैठे हैं चाइना के ऊपर, वो भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनको भी चाइना समझ नहीं आया आज तक कि चाइना क्या कर सकता है और चाइना सोच क्या रहा है, ठीक है। बॉर्डर जो इशू है आज तक काफी ज्यादा, मतलब इंडिया की सोवनिटी को भी उन्होंने हैम्पर किया है। तो 1950 में चाइना ने टेरिटोरियल क्लेम किया था काफी ज्यादा जमीन को, जो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की। चाइना को पता है कि ये उनकी है नहीं, नॉन ऑफिशियल है, बट चाइना एक प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। तो और चाइना कभी भी इस क्लेम को गिव अप नहीं करता। ईस्टर्न बोर्ड में चाइना पैसिफिक से ईस्ट तक अपना क्लेम करता है अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। Any attempt to tamper with what China believes is its territory constitutes in its mind a real threat to China's very existence. Understanding the difference is important as far as Chinese psyche is concerned. India's strategic community has understood this for a long time and has dealt with China's quirky behavior in a nuanced manner over the year. इंडिया ने स्ट्रेटजी को समझ लिया और इंडिया डील कर रहा है। इंडिया ने इस स्टांस को समझ लिया और इंडिया ने अपना जो स्टांस है वो भी थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया।
तो इंडिया धीरे धीरे अपनी जो रिलेशनशिप है वो वेस्टर्न कंट्री के साथ, यूएस के साथ ग्रो करना स्टार्ट कर गया है। ठीक है। इवन चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने ये भी बोला था कि हम डिफरेंसेस को कम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया ज्यादा वेस्ट के साथ लग गया था ना, डिसंगेज कर रहे हैं ट्रूप्स को लद्दाख से। बट इंडिया जो है वो इस अप्रोच को समझ चुका है। बीजिंग का क्या व्यू है? जो चाइना है, इंडिया का जो क्वाड में जो इंडिया का और ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है, चाइना इससे काफी फेयरफुल। और मतलब वैसे तो हम बोलते हैं कि क्वाड है वो कोई डिफेंस अलायंस नहीं है, बट चाइना इस बात को समझता है। तो इंडिया को भी मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल ज्यादा वेस्ट की तरफ टिल्टेड नहीं होना चाहिए। तो इंडिया को एक मतलब कि बैलेंस, हिस्ट्री में नॉट repeat itself, but Mark Twain is reported to have that it dreams enough to make one uneasy. India must not, need not subscribe Mrs. Xi Jinping notion of community of shared future of mankind. But India must not be seen to be subscribed to West entrenched belief that China rises inimical to the future of mankind and then nation across the globe should join together to post a challenge to it. इंडिया को वहां भी चाइना का अगेंस्ट नहीं खड़ा होना है, और यहाँ चाइना से मतलब बैलेंस अप्रोच इंडिया को एक फॉलो करनी पड़ेगी। तो चाइना को, इंडिया को यूएस के साथ ज्यादा भी नहीं जाना है। जो भी सारे इनिशिएटिव हैं चाइना को टैकल करने का ट्राई कर रहे हैं, अब जैसे वेस्टर्न कंट्रीज हैं सारी इकट्ठी होकर चाइना के अगेंस्ट खड़े होने के, इंडिया को वहां भी नहीं जाना है, क्योंकि इंडिया को अपना नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखना है। इंडिया फ्यूचर इज हार्डली डिपेंड ऑन चेकमेटिंग चाइना एम्बिशन, चाइना क्या करता है उसके ऊपर इंडिया फ्यूचर डिपेंड है, और इन एडिंग एनी यूएस अटेम्प्ट टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम बिकमिंग ए रियलिटी। तो ये था चाइना के बारे में। इट वुड बी, इसको कंक्लूजन के रूप में आप यूज कर सकते हो, इट वुड बी प्रूडेंट फॉर इंडिया टू प्रोसीड विद केयर इन इट्स डीलिंग विद चाइना ऑन द वन हैंड एंड विद क्वाड पार्टनर ऑन द अदर हैंड। कवच, कवच क्या है? कवच है जब ट्रेन टकराती है, ठीक है, तो उसको बचाने का सिस्टम है कवच, ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ चॉइस। इंसिडेंट्स को बचाने का है, अभी ट्रेन इंसिडेंट हुआ, ठीक है, ए पैसेंजर ट्रेन कोलाइड कर गई स्टेशनरी गुड के साथ, जिसमें 13 बोगीज ओवरटर्न हो गई, एक ने फायर को कैच कर लिया, कोई कोजुअलिटी नहीं हुई, कोई डेथ नहीं हुई, मतलब डेथ नहीं हुई, ठीक है। तो कवच सिस्टम क्या काम कर रहा है फिर जब ये ट्रेन टकरा ही रही है तो? कवच is Indian railway protection system of choice designed to avoid such incidents, and government can install it across the entire network in a decade with its little 2% of its annual capital expenditure जो है वो 2% है, और पूरे एक 10 साल में हम इसको पूरे ट्रेन सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन विल बी become clear in a similar span of time, not a few months, had some of the political. This said, if the seemingly straightforward cause due to which a native navy decision to reroute drone can turn into the region for the major accident, there are signs of recreative railway infrastructure. Coverage coverage plus overhauling existing systems should be a national priority but cannot be considered as a silver bullet. मतलब ये ठीक है, ये प्रिवेंट तो कर देगा, लेकिन ये भी नहीं है कि लॉन्ग स्टैंडिंग डिले जो इम्प्रूव हो रहा है, मतलब इम्प्रूव करनी है जो हमें सेफ्टी, उसमें काफी ज्यादा डिले हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टाफ है जो रेलवे का, for example, the staff of railway matter for safety too. Recent media report have revealed deplorable working condition of east coach, west coach, central coach. इनमें 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, कोई रेस्ट नहीं होता, ठीक है। अगर कवच को हम ठीक भी कर देते हैं, कवच सिस्टम अच्छे से काम भी करने लगता है, लेकिन अगर ये चीजें नहीं सुधारेंगे तो भी इंडिया को इश्यू होगा, ठीक है। तो ये सारा है उसके बारे में। अर्बन इलाइट के बारे में ये आर्टिकल है। ये है कैसे बायोलॉजी ट्रांसफॉर्म, नोबेल प्राइज जो मिला है प्रोटीन स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज के लिए केमिस्ट्री में, उसके लिए ये आर्टिकल। तो ये कोई
ठीक है, या हमने पढ़ लिया है। अर्बन जो इलाइट है उनके लिए एक क्रिटिकल मैसेज है। हीट वेव जो हुई थी लास्ट टाइम, उसमें 200 लोग मर गए। 50+ का टेम्परेचर दिल्ली में भी था। तो जो वार्निंग है, मतलब क्रिटिकल वार्निंग, और जो ग्लोबल वार्मिंग जो चल रही है, उसकी वजह से ये सारे इफेक्ट हो रहे हैं। लास्ट डिकेड में अर्बन एरिया ने भी, पिछली डिकेड में भी काफी ज्यादा ही हीट वेव को फेस किया है। सिटी जो है वो काफी ज्यादा वार्म होती है किसके कंपैरिजन में, रूरल एरिया, क्योंकि वहां कार्बन एमिशन ज्यादा होता है। ठीक है। और वहां पे जैसे ग्लास स्ट्रक्चर होते हैं तो वो हीट को बाहर नहीं जाने देते। जैसे कॉर्पोरेट हब है गुड़गांव, स्लिक ग्लास बिल्डिंग है, मॉडर्न अट्रैक्टिव है, ट्रैक कर लेती हैं वो हीट को, और एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाता है, तो वहां से फिर रिफ्लेक्ट होती है हीट। लैक, ऊपर से यहाँ फॉरेस्ट भी नहीं है इतना, तो ग्रीन कवर का लैक है, तो जिस वजह से यहाँ हीट बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमें इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। अर्बन जो प्लानिंग है, जो हम पुअरली अर्बन प्लानिंग है, जिस वजह से जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा इफेक्ट हो रही है। डिलीवरी बॉयज है, मान लो ऑनलाइन ऑर्डर जो भेजते हैं, वो क्या बेचारे, उनके ऊपर इतनी हीट पड़ती है, तो उनके साथ क्या होगा। ऑटो जो ड्राइवर हैं, वो इतना सारा मतलब दिन में जो काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो पूरा दिन इतनी गर्मी में काम करते हैं, पूरा दिन पूरा सन उनके ऊपर से निकल जाता है। वोमेन डोमेस्टिक वर्कर हैं जो कि नंगे पैर घूमती रहती हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, तो इनका क्या होगा वहां पे। इस जो पुअर अर्बन प्लानिंग है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, इन लोगों को ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। वो फ्रंट लाइन पे हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ रहा है, टेम्परेचर का, एयर क्वालिटी का, ग्रीन स्पेस का। लेकिन जिसके पास पैसे हैं, प्रिविलेज है, वो कम इफेक्टेड है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में रहता है, कंफर्ट मिलता है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। तो इस वजह से जो इलाइट क्लास है वो चेंज नहीं करना चाहती। और डिलीवरी ऐप भी है, घर बैठे बैठे कुछ भी मंगा लो, पैसे हैं तो। मान लो डोर स्टेप कोई सर्विसेज है, कुछ रिपेयर करवाना है या क्या, कुछ भी, सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, तो हमें बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है जिसके पास पैसे हैं। इससे जो एप्लीकेशन इकोसिस्टम आया है, उससे लेबर सरप्लस इकोनॉमी तो बन गई है। ठीक है। लेकिन उसके ऊपर सोसाइटिकल इम्प्लीकेशन क्या हो रहे हैं वो हमने कभी डिस्कस नहीं किया। लग्जरी तो, जो टेक्नोलॉजी ने लग्जरी तो बढ़ा दी है, कंफर्ट काफी बढ़ गया है। हम मतलब जो हमारा मोटिवेशन है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, वो कम हो गया है, कंफर्ट बढ़ गया है। ह्यूमन का डोमेस्टिकेशन ज्यादा बढ़ गया है, डिटैचमेंट हो गई है, बाहर बाहर हम जाते ही नहीं। तो टेक्नोलॉजी से ये सारे फायदे हुए हैं, और हमारी कोई इम्पैथी भी नहीं है किसके साथ, उन लेबर्स के साथ। जो सर्विस कॉम्प्लेक्सेज होते हैं बड़े बड़े, वहां पे गार्ड रिसीव करते हैं डिलीवरी को बिल्डिंग के गेट पे। हम तो उनसे इंटरेक्शन भी नहीं करते, गार्ड आते हैं, गार्ड से हम ले लेते हैं। तो इसमें एक कॉमन थीम क्या है, अर्बन इलाइट हैं जो अर्बन, are willing to pay a premium to trade discomfort for convenience. Unfortunately, the insulation of upper class from external environment has profound implication for urban governments and local economy. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम कनेक्ट है नहीं, सब कुछ घर पे मिलता है, तो ये एक इम्प्लीकेशन बन गई अर्बन गवर्नेंस पर, लोकल इकोनॉमी पे। ठीक है।
Whether the privileged encounter issues such as poor public services, inadequate infrastructure, these problems often gain media attention, prompting government action. For instance, the flash storm in Delhi some month ago, जो storm आया था, led to the flooding of basement of posh areas, even the housing of member of parliament, lieutenants Delhi. Swift action by the authority. मतलब अगर बड़े बड़े लोग इम्पैक्ट होते हैं किसी भी चीज से, क्लाइमेट एक्टिविटी से, तो फिर क्या है, फिर तो एक्शन लेना पड़ता है गवर्नमेंट को भी। लेकिन जो पब्लिक स्कूल होते हैं वहां जहाँ कोई रिसोर्सेज ही नहीं होता, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो तो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है उस पर भी कोई असर नहीं है, क्योंकि लोग तो गाड़ियों में चलते हैं, राइट लोग। तो हम एक वीसीएस साइकिल में फंस रहे हैं, राइटर बोल रहे हैं। हीट वेव की वजह से लोग अंदर ही रहते हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से उनका ये बिहेवियर हो गया, जिस वजह से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफिशिएंसी हम क्रिएट कर रहे हैं, जिस वजह से हम बाहर निकल नहीं पा रहे, हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गए हैं, जिस वजह से जो वेल्दी डिमांड है पब्लिक सर्विस की, और ज्यादा हम इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से जो वो सिटी है बाकी लोगों के लिए लाइवलीबल नहीं रहती। जो सोशल इम्प्लीकेशन है इसके, जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी लाइफ के अंदर इतनी ज्यादा इंग्रेडिएंट हो गई है, ये हमारी जो अर्बन लिविंग है उसको भी रीशेप कर रही है। बट जो ये इंटीग्रेशन है वो इम्प्रूव नहीं करना क्वालिटी ऑफ लाइफ को फॉर जनरल पॉपुलेशन, ये क्या कर रहा है, इनइक्वेलिटी, कुछ लोगों के लिए अच्छा कर रहा है, कुछ के लिए बुरा कर रहा है। अब नीड क्या है, कंफर्ट ट्रैप को तोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ रिकनेक्ट करना पड़ेगा, नोबल गोल के लिए ही नहीं बल्कि कलेक्टिव सर्वाइवल के लिए। हमें बाहर आना पड़ेगा जो फॉल्स सेंस ऑफ कंफर्ट है, और रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा अपने वर्ल्ड को हम चेंज कर रहे हैं या नहीं, हम पब्लिक स्पेस को जो मतलब लॉस कर रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटी को जो मतलब इंजॉय करना चाहिए उसको भी खो रहे हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट की वजह से। हमें गवर्नमेंट के साथ एक्टिवली इंगेज करना पड़ेगा, और ट्रू स्टेट अर्बन एरिया को बनाना पड़ेगा, इक्विटेबल, लाइवलीएबल स्पेस फॉर ऑल। Let us not convenience become the architect of demise of our city। काफी अच्छा आर्टिकल था। Scuttling people right to information, आरटीआई काफी एम्पावरिंग लॉ है इंडियंस के लिए, करप्शन के लिए बेसिक राइट्स है, ठीक है। जैसे ओपैक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी, इसी की वजह से करप्शन मतलब वो एक्सपोज हुई थी, सिटीजन के द्वारा ये काफी यूज किया, ठीक है। But there, for it is no surprise that there is a severe backlash against both the legislation which have just entered in 20th year। गवर्नमेंट है, एक तो आरटीआई जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वहां पे इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट नहीं कर रही, और इतने सारे बैकलॉग्स हैं वहां पे कि एक रिपोर्ट है सतर्क नागरिक संगठन की, ट्रांसपेरेंसी की, 7 आउट ऑफ 29 इंफॉर्मेशन कमीशन में से 7 जो है वर डिफंक्ट फॉर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम लास्ट ईयर। द कमीशन ऑफ झारखंड हैज नॉट बीन फंक्शन फॉर 4 ईयर, 4 साल से झारखंड में नहीं काम कर रहा, तेलंगाना, त्रिपुरा, ये सारे जो कमीशन है वो डिफंक्ट है, काम ही नहीं कर रहे। जो काम कर रहे हैं उनमें एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टाफ नहीं है, बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं। इतने सारे अटेम्प्ट्स के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल लिया 11 में से 8 पोस्ट अभी भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की खाली है। फाइनल अपेलेट अथॉरिटी होती है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेफ गार्ड करते हैं लोगों का राइट टू जो इंफॉर्मेशन है, उनको काफी पावर होती है उनके पास।
तो इतनी सारी कंप्लेंट पेंडिंग है, 4 लाख अपील। अगर 14 कमीशन भी आ जाए तो इसके लिए भी 1 साल से ज्यादा टाइम लगेगा इन सारी कंप्लेंट को डिस्पोज करने के लिए। ए फ्रेश अपील इन छत्तीसगढ़ और बिहार में अगर नई अपील फाइल करे तो 2029 में वो डिस्पोज होगी। कितना बुरा हाल है। डेड लेटर बन चुका है ये, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 23 में। वो कैंसी फील ही नहीं कर रहे जब ये, अगर फील भी कर रहे हैं तो रिटायर्ड लोगों को ले आ रहे हैं, या फिर जो पॉलिटिकली पैट्रोनेज है, वो काम ही नहीं करना चाहते ट्रांसपेरेंसी के लिए, वो खुद ही करप्ट है। ना पेनल्टी इम्पोज करते जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। जो ये फेलियर हो रहा है, तो ये बेसिक फ्रेमवर्क है जो आरटीआई का, उसको क्या कर रहा है, ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। लास्ट 5 ईयर में रिग्रेसिव अमेंडमेंट हुए आरटीआई एक्ट में 2019 में, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन फ्रॉम सिविल सोसाइटी एंड अपोजिशन पार्टीज, द गवर्नमेंट ब्रॉट अमेंडमेंट विच डील ए ब्लो टू द ऑटोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये ऑटोनॉमी भी छीन रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, कि हम अपॉइंट करेंगे, टेन्योर भी हम बताएंगे, सैलरी भी हम देंगे, पेंशन भी हम करेंगे, हमारे ऊपर डिपेंड कर दो सब चीजों को, सो दैट हमारे बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन पता ना हो। डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 आया था, उसकी वजह से आरटी एक्ट को अमेंडमेंट किया गया, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन थी उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। जो आरटीआई एक्ट 2005 है वो ऑलरेडी प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। इन्वोक करने के लिए इस सेक्शन को, टू डिनाई पर्सनल इंफॉर्मेशन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड हैड टू बी प्रूवन। एक ग्राउंड हमें क्या करना पड़ता है, मतलब प्रूव करके दिखाना पड़ता है, और इन्फॉर्मेशन को ये भी बताना पड़ता है कि मतलब कि पब्लिक से हमारा कोई रिलेशन नहीं है। तो डीपीडीपी एक्ट अमेंडेड सेक्शन 81G, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसने 81J को मतलब कि अमेंड कर दिया, टू एक्सपेंड इट्स प्रीव्यू एग्जेम्प्ट ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट। की प्रोविजन को इसने डिलीट कर दिया जो राइट देता है इंफॉर्मेशन को मेंबर्स के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, और एमएलएज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। वाह। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग 100 पीपल हैं वो मतलब कि मारे जा चुके हैं फॉर यूजिंग आरटीआई एक्ट। 1000 से ज्यादा लोगों को असोल्ट मिल चुका है, थ्रेट मिल चुकी है। विसल ब्रो प्रोटेक्शन एक्ट है वो पास हुआ था 2014 में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टैच्यू बुक है वो उसमें कन्फाइंड रहा। तो एवरी ईयर 6 मिलियन इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन आर फिल्ड इन इंडिया, 6 मिलियन। Evidence show that RTI law has initiated the vital task of redistributing power in a democratic framework. आरटीआई जो लॉ है उसने इनिशिएट किया था कि रीडिस्ट्रीब्यूटिंग करें पावर को डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में, एंड ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन एंड इरोजन ऑफ दिस फंडामेंटलाइज इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी। कितना अच्छा कीवर्ड यूज किए हैं लास्ट में। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, तेलंगाना ने लॉस्ट कर दिया अपॉर्चुनिटी। सब कैटेगराइजेशन के लिए उन्होंने 1 मेंबर की कमेटी बनाई है, तो इन्होंने कहा कि दूसरी कमेटी की जरूरत नहीं है। बीएन लोकुर कमेटी भी बनी थी एक, ठीक है, 1 मैन कमीशन। आगे चलते हैं। वायनाड में ना अभी फ्लड आई थी, ठीक है, 200 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी वहां। यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस ने वहां क्या किया, एक्स बैंड राडार को इम्प्रूव कर दिया, अप्रूव कर दिया कि वो वहां इंस्टॉल किए जाएंगे, ठीक है। फ्लड और लैंडस्लाइड हुई थी वहां। ए टोरेंट्रियल डाउन पावर ट्रिगर द लैंडस्लाइड इन द वैली ऑफ पंचमदन नियर द उन्होंने इट्स इफेक्ट वर कंपाउंडेड बाय मैसिव डेब्रिस फ्लो, बहुत सारा डेब्रिस फ्लो हुआ। राडार क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। ये जो डिवाइस है वो यूज करता है रेडियो वेव का डिटरमाइन करने के लिए डिस्टेंस, वेलोसिटी और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड द डिवाइस। एक जो ट्रांसमीटर होता है उसमें से वो एक सिग्नल को क्या करता है, इमिट करता है।
उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो असरटेन होती हैं क्लाउड टाइप, और फिर वो वापस मिलता है और उससे वो ट्रैक समझता है और उसको एनालाइज करता है। तो ये किया है। अब इसको थोड़ा विस पढ़ लेते हैं। राडार शॉर्ट वेव रेडियो डिटेक्टिंग है, आईएमडी ने ये किया है। ठीक है। बस अगर अगर एक पार्टी में फैक्शन हो जाए, पार्टी टूट जाए, तो उसमें जो ज्यादा लोग जिसके पास होंगे, एमएलए या एमपी, उसको वो सिंबल मिल जाएगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, जैसे महाराष्ट्र में एनसीपी को मिला। लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बोला था सादिक अली केस में कि ट्रिपल तलाक, सॉरी, ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला होना चाहिए, थ्री टेस्ट फॉर्मूला। ठीक है। ठीक है। तो सिंबल किसको मिल गया था? ये अजीत पवार। आगे चलते हैं। एनआईए ने चार्जशीट किया है। एससीओ के बारे में हमें पता है कब बना था, क्या था। इंडिया और पाकिस्तान 2017 के अस्थाना समिट में एससीओ के मेंबर बने थे। लद्दाख में अरोड़ा आ रही है। तो वही है, यूएस जो थर्ड मिसाइल दे रहा है इसराइल को, क्यों दे रहा है? जब इसराइल इतना सारा काम कर रहा है, जिनोसाइड कर रहा है, तो वियतनाम और चाइना बात कर रहे हैं डिस्प्यूट सोल्व करने के लिए। गति शक्ति के बारे में हमने देख लिया। थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एससीओ 2001 में बना था, स्टार्टिंग में 5 कंट्री थी। उसके बाद एससीओ का चार्टर भी आया। एससीओ में इंडिया पाकिस्तान 2017 में बने। एससीओ के हेड ऑफ स्टेट सबसे ज्यादा पावरफुल बॉडी होती है डिसीजन मेकिंग। उसके बाद हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। एससीओ का संघाई में नहीं है, हेडक्वार्टर का है। वहाँ है, क्या नाम है, बीजिंग। इफेक्टिव रोल प्ले करता है, एशियन क्वाड भी बोला जाता है इसको। ठीक है। एनआईए के बारे में हमें पता है कि एक एजेंसी 2008 के एक्ट से बनी थी ये। ठीक है। एनआईए में फिर चेंज भी हुआ, इंडिया से बाहर भी मनी लॉन्ड्रिंग, फेक करेंसी, इन सबको क्या कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है। पीएम गति शक्ति क्या है? इंश्योर करना इंटीग्रेटेड, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीजों को क्या करना है, ग्राउंड लेवल पे काम करना है, और उसी के लिए ये प्लान आया था। अरोरा हमें पता है, अरोरा बोरिलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिस साउथ में होती है, बोरिलिस कहाँ होती है? नॉर्थ में। ठीक है। तो लाइटनिंग दिखाती है ग्रीन ग्रीन कलर की, दैट इज। तो इस तरह से आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था वो हमने एंड किया। थैंक यू गाइस, थैंक्स ए लॉट।